आज की इस डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा एक ऐसे ऐतिहासिक अध्याय पर है जो शौर्य, कूटनीति और बलिदान की एक बेहद गहरी दास्तान है। बिल्कुल। और जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर आरपीएससी या आरएस एमएसएसबी की, उनके लिए तो आज का ये सेशन एक मास्टर क्लास होने वाला है। सही कहा। आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास और महाराणा उदय सिंह। इनका जो शासनकाल था वो 1537 से लेकर 1572 ईस्वी तक रहा। हम और मैं यहाँ एक बात साफ कर दूं, महाराणा उदय सिंह का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? झीलों की नगरी उदयपुर। हाँ, उदयपुर के संस्थापक। जी, लेकिन उनका योगदान सिर्फ महल और झीलें बनाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने मेवाड़ को मुगलों से बचाने के लिए एक बिल्कुल नई रणनीति अपनाई थी। और वही रणनीति आगे चलकर मेवाड़ के प्रतिरोध का आधार बनी। तो जो लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उन्हें एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनना है। एग्जाम में सीधे यहीं से सवाल बनते हैं। तो बिना देर किए स्क्रीन पर जो पहली जानकारी है उससे शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले महाराणा के जीवन का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जन्म हुआ था 4 अगस्त 1522 ईस्वी को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, है ना? बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पिता थे महाराणा सांगा, जिन्हें हम संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं, और माता थी रानी कर्णावती, बूंदी की हाड़ी रानी। और वंश तो जग जाहिर है, सिसोदिया राजपूत, जो सूर्यवंशी परंपरा से आते हैं। इनकी दो सबसे बड़ी पहचान है, एक तो उदयपुर बसाना और दूसरा महाराणा प्रताप के पिता होना। लेकिन यहाँ जो एग्जाम नोट है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनका जन्म कोई शांति वाले दौर में नहीं हुआ था। मतलब राणा सांगा की मृत्यु के बाद जो दौर आया। हाँ, राणा सांगा के जाने के बाद मेवाड़ में एक भयंकर अस्थिरता आ गई थी, और इसी अस्थिरता के बीच एक बहुत बड़ा प्रारंभिक संकट खड़ा हुआ, बनवीर का विद्रोह। 1536 से 1537 ईस्वी का वो खूनी दौर। बनवीर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। वो पृथ्वीराज का दासी पुत्र था, वही पृथ्वीराज जिन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता था। सही कहा। तो 1536 में बनवीर ने क्या किया? उसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। उसका टारगेट एकदम क्लियर था। वो मेवाड़ की गद्दी हड़पना चाहता था। बिल्कुल। और गद्दी तक पहुंचने के लिए उसे उदय सिंह को रास्ते से हटाना था, जो उस समय बच्चे ही थे। स्थिति बहुत गंभीर थी। समझ आ रहा है ना? राजमहल के अंदर ही खून खराबा हो रहा था। और इसी खतरनाक मोड़ पर इतिहास की सबसे महान स्वामी भक्ति की कहानी सामने आती है, पन्नाधाय की एंट्री। पन्नाधाय का नाम आती रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने सगे बेटे चंदन का बलिदान दे दिया ताकि उदय सिंह की जान बच सके, और फिर वो उन्हें सुरक्षित राजमहल से बाहर ले गईं। और कहाँ ले गई? कुंभलगढ़। यहाँ एक और एग्जाम फैक्ट है। कुंभलगढ़ के किलेदार थे आशा देवपुरा, जिन्होंने उदय सिंह को शरण दी थी। बनवीर से दुश्मनी मोल लेना कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अब स्क्रीन पर जो अगला हिस्सा है वो राज्याभिषेक से जुड़ा है, और यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, क्योंकि राज्याभिषेक 2 चरणों में हुआ था। पहला हुआ 1537 ईस्वी में, कुंभलगढ़ में ही। मेवाड़ के जो वफादार सरदार थे, उन्होंने आनन फानन में ये रस्म पूरी की, ताकि मेवाड़ को एक वैध शासक मिल सके और बनवीर को चुनौती दी जा सके। सही। और जो दूसरा यानी विधिवत राज्याभिषेक हुआ, वो 3 साल बाद 1540 ईस्वी में हुआ, जब उन्होंने अपना पैतृक दुर्ग चित्तौड़गढ़ वापस जीत लिया था। और ये जीत कैसे मिली? मावली के युद्ध से। 1540 का मावली का युद्ध, महाराणा उदय सिंह और बनवीर के बीच सीधा मुकाबला। इस युद्ध का नतीजा तो साफ था, बनवीर हार गया और उसे भागना पड़ा। लेकिन इसमें उदय सिंह की मदद किसने की थी, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। मारवाड़ के राव मालदेव ने अपनी सेना भेजकर उदय सिंह का साथ दिया था। इसी मदद के कारण चित्तौड़गढ़ पर दोबारा अधिकार हो पाया। तो सत्ता वापस आ गई, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। कूटनीति का वो हिस्सा जो 1544 ईस्वी में हुआ। शेरशाह सूरी और मेवाड़ का प्रसंग। हाँ। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने जब मेवाड़ की तरफ अपनी सेना बढ़ाई तो आमतौर पर राजपूत शासक क्या करते? युद्ध करते, साका होता। लेकिन उदय सिंह ने यहाँ एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फैसला लिया। उन्होंने युद्ध की जगह चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सीधे शेरशाह सूरी को भिजवा दी, बिना लड़े ही। हाँ, और शेरशाह ने भी इसे स्वीकार कर लिया और खवास खां को अपना प्रतिनिधि बनाकर वहां छोड़ दिया। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि ये कोई कायरता नहीं थी, ये जनहानि रोकने के लिए एक रणनीतिक समझौता था। राज्य अभी अभी एक गृहयुद्ध से बाहर आया था। बिल्कुल। राज्य को संसाधनों की जरूरत थी, ना कि एक और बर्बादी की।
लेकिन इसके बाद एक और युद्ध आता है, 1557 ईस्वी का हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा जो जयपुर के पास है, ये युद्ध महाराणा उदय सिंह और अजमेर के हाजी खां पठान के बीच हुआ था। और इस युद्ध की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? वही राव मालदेव जिसने मावली के युद्ध में उदय सिंह की मदद की थी, उसने इस बार पाला बदल लिया। जी हाँ, मालदेव ने हाजी खां पठान का साथ दिया और इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि उदय सिंह को हार का सामना करना पड़ा। इस विवाद की जड़ क्या थी? मतलब मालदेव ने ऐसा क्यों किया? इसके दो ऐतिहासिक मत हैं। पहला तो ये कि रंग राय नाम की एक वेश्या को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। और दूसरा मत? दूसरा मत कहता है कि विवाद जेत सिंह झाला की पुत्री के विवाह को लेकर था। एग्जाम के लिए दोनों ही कारण दिमाग में रखने चाहिए। ठीक है, अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जिसके लिए उदय सिंह को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। स्क्रीन पर जो अगला पॉइंट है, उदयपुर नगर की स्थापना। साल था 1559 ईस्वी, आखा तीज का दिन। लेकिन एक सवाल उठता है, चित्तौड़गढ़ जैसा मजबूत किला होते हुए नया नगर बसाने की जरूरत क्या थी? इसके पीछे का कारण था मुगलों का तोपखाना। चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ी पर था और उन्नत तोपखाने के सामने वो अब सुरक्षित नहीं रह गया था। गोले सीधे दीवारों पर लगते थे, जबकि गिरवार की जो पहाड़ियां थीं, जहां उदयपुर बसा है, वो घुमावदार और सुरक्षित थीं। भारी तोपखाना वहां तक ले जाना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। और कहते हैं कि एक योगी साधु की सलाह पर उदय सिंह ने एक धूनी वाले स्थान पर इस नगर की नींव रखी। सबसे पहला जो निर्माण हुआ उसे मोती महल या पनेड़ा महल कहते हैं। और निर्माण कार्यों की लिस्ट में उदय सागर झील भी है। हाँ, 1559 से 65 के बीच आयड नदी के पानी को रोककर ये झील बनाई गई। इसके अलावा राजमहल, जिसे आज हम भव्य सिटी पैलेस के रूप में देखते हैं, उसकी नींव भी उदय सिंह ने ही रखी थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। धूनी के पास जो शुरुआती महल बने थे ना, उन्हें छोटा चित्तौड़ कहा जाता था। और एक बात और, उदयपुर बसाने से पहले उदय सिंह आहड़ में नगर बसाना चाहते थे। लेकिन शायद सुरक्षा के लिहाज से उदयपुर की लोकेशन ज्यादा बेहतर लगी होगी। बिल्कुल सही। और सुरक्षा की ये चिंता बेवजह नहीं थी, क्योंकि इसके बाद ही इतिहास का वो भयानक दौर शुरू होता है, अकबर से संघर्ष। सबसे बड़ा सवाल, अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया ही क्यों? इसके 3 मेन कारण थे। पहला, अकबर की साम्राज्यवादी नीति। वो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था और मेवाड़ उसके रास्ते का कांटा था। हाँ। दूसरा कारण था शरण। उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता के जयमल को अपने यहाँ शरण दे रखी थी जी। ये दोनों अकबर के दुश्मन थे। और तीसरा कारण? स्वाभिमान। उदय सिंह ने साफ मना कर दिया था कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो इन सब का नतीजा निकला अक्टूबर 1567 का वो चित्तौड़ अभियान। अकबर ने एक विशाल सेना लेकर किले को घेर लिया। और यहाँ उदय सिंह ने वही रणनीति अपनाई जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। सरदारों ने सलाह दी कि महाराणा को परिवार सहित गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाना चाहिए, ताकि बाहर से गुरिल्ला युद्ध किया जा सके, है ना? जी। मुगलों की सप्लाई लाइन काटने के लिए ये बहुत जरूरी था। किले की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई 2 बहुत ही बहादुर सेनापतियों को, मेड़ता के जयमल राठाड़ और आमेट के फत्ता सिसोदिया। इस घेराबंदी के दौरान मुगलों ने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया था, सबरात। हाँ, सबरात। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, ये बेसिकली एक ढका हुआ रास्ता होता था चमड़े और लकड़ी का, ताकि किले की दीवार तक सुरक्षित पहुंचा जा सके और ऊपर से जो तीर या पत्थर गिर रहे हैं उनसे बचा जा सके। और इसी घेराबंदी के दौरान एक रात वो दुखद घटना हुई। अकबर के पास संग्राम नाम की एक बंदूक थी और उस बंदूक की गोली जयमल को लग गई जब वो दीवार की मरम्मत करवा रहे थे। सही। जयमल बुरी तरह घायल हो गए, उनके पैर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन युद्ध तो लड़ना था, तो उनके भतीजे कल्लाजी राठौड़ ने उन्हें अपने कंधों पर बिठा लिया। वो दृश्य सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कंधों पर बैठकर जयमल तलवार चला रहे हैं और नीचे कल्लाजी। मुगलों की सेना भी ये देखकर घबरा गई थी। इसीलिए राजस्थान में आज भी कल्लाजी को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। लेकिन संसाधन सीमित थे और 25 फरवरी 1568 को वो दिन आ ही गया, चित्तौड़ का तीसरा साका। इतिहास का एक बहुत ही भावुक पल, केसरिया और जौहर। केसरिया का नेतृत्व किया जयमल और फत्ता सिसोदिया ने, और जौहर का नेतृत्व किया वीरांगना फूल कंवर ने, जो फत्ता की पत्नी और जयमल की बहन थी। इसके बाद मुगलों का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। मुगलों का कब्जा होने के बाद का जो मंजर था वो बहुत भयानक था। अकबर ने गुस्से में आकर लगभग 30,000 आम नागरिकों का कत्लेआम करवा दिया, जो कि इतिहास में अकबर पर एक बहुत बड़ा दाग माना जाता है।
और इस जीत की याद में उसने सिक्का एलची भी चलाया था। हाँ, लेकिन इसके साथ एक और पहलू है। अकबर जैमल और फत्ता की बहादुरी से इतना इम्प्रेस हुआ था कि उसने आगरा के किले के गेट पर उन दोनों की हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाईं। गजारूढ़ मूर्तियां। और ऐसी ही मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी मौजूद है। जी, खैर चित्तौड़ हाथ से निकल गया और इसके कुछ साल बाद 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह का निधन हो गया। और वो दिन होली का दिन था। हाँ, लेकिन जाते जाते एक नया विवाद शुरू हो गया, उत्तराधिकारी का विवाद। उदय सिंह ने रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जबकि योग्य कौन था? महाराणा प्रताप। सरदारों ने इसका विरोध किया और यहीं से महाराणा प्रताप के संघर्ष का नया चैप्टर शुरू होता है। चलिए, ये तो रही पूरी कहानी। अब स्क्रीन पर जो अगला सेक्शन है उसके हिसाब से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्रोनोलॉजी दिमाग में सेट करना बहुत जरूरी है। 1537 प्रथम राज्याभिषेक, 1540 मावली का युद्ध, 1544 शेर शाह से संधि, 1557 हरमाड़ा का युद्ध, 1559 उदयपुर की स्थापना 1568 चित्तौड़ का तीसरा साका और 1572 उनका निधन। बिल्कुल। अब समय है उन सवालों का जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल जो आरपीएससी में आ चुका है, शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस शासक को बचाया था? इसका जवाब तो अब सबको रट गया होगा, महाराणा उदय सिंह। दूसरा सवाल जे पटवारी के एग्जाम में आया था, हरमाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ? ये युद्ध शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के बीच लड़ा गया था, जिसमें मालदेव ने हाजी खां का साथ दिया था। और तीसरा सवाल, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया? 25 फरवरी 1568। यह ध्यान देना जरूरी है कि घेरा अक्टूबर 1567 में गाला था, लेकिन अधिकार फरवरी 68 में हुआ। तो अगर इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही है कि उदय सिंह का जीवन संकटों से शुरू हुआ, कूटनीति से आगे बढ़ा और संघर्ष पर खत्म हुआ। उन्होंने गोगुंदा में जिस गुरिल्ला युद्ध की नींव रखी, उसी पर महाराणा प्रताप ने आगे चलकर मुगलों का डटकर सामना किया। तो जो लोग ये सब सुन रहे हैं उनके लिए मेरा एक सवाल है। सोचिए, अगर उदय सिंह सरदारों की बात ना मानकर चित्तौड़ में ही रुक जाते और वीर गति को प्राप्त हो जाते, तो क्या मेवाड़ का इतिहास और महाराणा प्रताप का वो संघर्ष वैसा ही होता जैसा आज हम पढ़ते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही गहरी बात है। और आखिर में तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बस यही कहूंगा, एग्जाम की तैयारी एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। हर एक फैक्ट को कहानी से जोड़कर देखिए, चीजें अपने आप याद होंगी। रिवीजन करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले ऐतिहासिक सफर पर।